हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो हमारा जेई एडवांस का सेशन है बेटा। सब्जेक्ट अपना फिजिक्स है, जिसमें अपन किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका ये पार्ट 1 है, पहला पार्ट है बेटा। अपन 2 या 3 पार्ट में इसको खत्म करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। ठीक है, आइए सवाल पढ़ते हैं अपन। ठीक है, मैंने आपको बोला कि एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सवाल को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ो, क्या सवाल में बोला गया है उसका डायग्राम वगैरह बनाओ। ठीक है, फिर आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल कहता है, कांच के एक लंबे व ठोस बेलन जिसका अपवर्तनांक n2 बराबर 1.5 है का एक सिरा गोलीय जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर n1 इज इक्वल टू 1.4 अपवर्तनांक की एक समान मोटाई वाली एक पारदर्शी पतली फिल्म लगी है। वायु से फिल्म में होकर कांच में जाने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जो बेलन की अक्ष के समांतर है फिल्म से f दूरी पर फोकस होती हैं, जबकि कांच से वायु में जाने वाली प्रकाश किरणें फिल्म से f2 दूरी पर फोकस होती हैं तब। ठीक है, तो देखो बेटा, सीन क्या है कि पहली बार क्या हो रहा है, वायु से फिल्म में होकर जाने वाली किरणें। तो केस 1 लेते हैं अपन। केस 1 में प्रकाश किरणें बेटा यहां से आ रही हैं वायु से और कांच में जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसके अक्ष पर कहीं मीट करेंगी मतलब मिलेंगी। और जहां पर ये मिलेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये जहां पर मीट करेंगी वो फोकस बिंदु होगा। तो आपको क्या करना है, इस दिए गए सिस्टम के लिए, इस दिए गए निकाय के लिए इस निकाय की फोकस दूरी उठवा लेना है, दिन दहाड़े उठवा लेना है भाई। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे बेटा, तो ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि किसी भी केस के लिए फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यापक तरीका, हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो केस 1 है, प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही हैं, प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही हैं। ठीक है, यो से अपना बेटा केस 1। तो चलिए अब वर्तनांक लिखते हैं। एक सतह इसकी त्रिज्या r है और दूसरी सतह इसकी भी त्रिज्या कितनी है बेटा, r है। इसकी भी त्रिज्या r, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ का वर्तनांक n1, यहाँ का वर्तनांक n2। ये अपना फोकस हुआ। तो पहले केस की फोकस दूरी अपन लिखेंगे, तो फोकस किस माध्यम में है, n2 में। तरीका याद करो, फोकस किस माध्यम में है, n2 में। तो n2 अपॉन फोकस दूरी, पहले केस की फोकस दूरी f1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब अपन चलते हैं सतह पर। ठीक है, जैसे अपन को पहली ये सतह मिली, तो इस सतह पर हम लिखते हैं अपवर्तनांक का डिफरेंस कि प्रकाश कण किस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक माइनस प्रकाश कण किस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक। प्रकाश कण कहाँ जा रही है बेटा, n1 में। कहाँ से आ रही है, वायु से। तो वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय इसकी त्रिज्या। ये अवतल सतह है भैया, सॉरी उत्तल सतह है। उत्तल सतह की त्रिज्या अपन लेते हैं पॉजिटिव प्लस। यहां पर आओ, तो यहां पर प्रकाश किरण कहां जा रही है, n2 माध्यम में। कहां से आ रही है, n1 से। n1 बेटा यहां का अपवर्तनांक, n2 में जा रेली है, n1 से आ रेली है, डिवाइडेड बाय ये उत्तल सतह है तो त्रिज्या इसकी पॉजिटिव ही होगी। अब n1 n2 के हमारे पास मान है क्या, यस। n1 का मान 1.4, n2 तुम कहाँ हो, n2 का मान कितना बेटा, 1.5 है, 1.5। तो n2 कितना है बेटा, 1.5 है। तो 1.5 अपॉन f1 इज इक्वल टू n1 जिसका मान 1.4 है माइनस 1, तो इधर बचा 0.4 अपॉन r प्लस यहाँ पर n2 माइनस n1 बोले तो 0.1 अपॉन r। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1.5 अपॉन f1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.5 अपॉन आर के। तो दशमलव से दशमलव उड़ा दो। ठीक है, और यहाँ पर काटा कूटा मचाओगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3।
तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पर F1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3R के। ठीक है, पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, तो इसका परिमाण 3R ही होगा। एक बार चेक कर लो। यस, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि F1 की वैल्यू 3R के बराबर हो। बिल्कुल आसान सवाल। अपन ने फोकल लेंथ लिखने का, फोकस दूरी लिखने का व्यापक तरीका सीखा हुआ है, उसी से अपन ने ये निकाल लिया। अब चलते हैं अपन बेटा कहां पर, केस 2 में। केस 2 में क्या हो रहा है, वायु से फिल्म है, फिर जबकि कांच से वायु में जाने वाली प्रकाश की किरणें। दूसरे केस में प्रकाश की किरणें यहां जा रही है उल्टी, कांच से वायु में, कांच से बेटा वायु में। तब देखते हैं फोकस दूरी क्या होगी। तो मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं। अब ये केस 2 के लिए अपन खेलो रे खेलो, केस 2 के लिए खेलो। तो भाई अब अपना है केस 2। प्रकाश किरणें कांच से वायु में जाएंगी। कांच से वायु में, अर्थात प्रकाश किरणें यहां से आ रही हूं और यहां पर कहीं फोकस हो जाए। तो इसको अपन फोकस F2 कह देते हैं और इसको फोकस दूरी F2 कह देते हैं, स्मॉल f2। ठीक है, तरीका अपना वही है फोकस दूरी लिखने का। तो अब बताओ बेटा इस केस में फोकस किस मीडियम में है। सर फोकस एयर में है, एयर का वर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/F2, 1/F2 इज इक्वल टू, चलते चलते पहले हमें ये वाली सतह मिलेगी। यहाँ पर प्रकाश कण कहाँ से जा रही हैं, N2 से N1 में। तो प्रकाश कण कहाँ जा रही हैं, N1 में। कहाँ से आ रही हैं, N2 से, अपॉन त्रिज्या माइनस का R। सर माइनस क्यों लगाया, पिछले सवाल में तो नहीं लगाया था बेटा। प्रकाश कण इस साइड से आ रही है, हम इस साइड से इस सतह को देखेंगे तो ये सतह अवतल है और अवतल सतह की त्रिज्या पर नेगेटिव लेके प्लस। अब इस सतह पर आ जाओ दोस्तों, कहां पर, यहां पर। तो प्रकाश किरणें कहाँ जा रही हैं, वायु में। कहाँ से आ रही हैं, N1 अपवर्तनांक के माध्यम से, अपॉन त्रिज्या कितना इसका, माइनस का R। तो 1/F2 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 0.1 बचेगा बेटा विद अ माइनस साइन, अपॉन माइनस का R। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 माइनस N1, N1 का मान 0.4 है, तो ये बचेगा माइनस का 0.4 अपॉन माइनस का R। माइनस से माइनस यहाँ पर भी उड़ी बाबा, कौन से बाबा, उड़ी बाबा। तो 1/F2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.5/R। और यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव आया ये वाला मान भी, वैसे मोड लगा है, ये वाला मान भी पॉजिटिव आया। तो 1 और 3 आंसर हो जाएंगे, 1 और 3। मैंने 2 स्लाइड लिए हैं, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने केस 1 लिया है, ठीक है, F1 कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर क्या किया बेटा, यहाँ पर अपन ने केस 2 लिया है और F2 की वैल्यू कैलकुलेट की। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में 01 खेल जाओ, ऑल्दो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तब भी, ठीक है, 01 तो खेल ही सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। ओ, ये 2 बार कॉपी हो, एंड गो बैक। चलिए अगले सवाल पर चलते। एक बिंदु प्रकाश स्रोत S 10 mm ऊंचाई वाले पारदर्शी गुटके की सतह पर रखा हुआ है। गुटके का अपवर्तनांक 2.72 है। गुटके को एक कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। गुटके से निकलकर द्रव में जाने वाले प्रकाश गुटके की ऊपरी सतह पर 11.54 mm व्यास का एक प्रतिदीप्त वृत्त बनाता है। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात। हमें इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है बेटा, मान लीजिए μ1। कितना मान लीजिए, μ1। इसका अपवर्तनांक कितना मान लो बेटा, μ2। ठीक है,
अब देखो प्रकाश किरणें यहाँ से जा रही हैं, तो जो प्रकाश किरणें अभिलंब से कम एंगल बनाएंगी वो तो इधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी। अब जैसे जैसे प्रकाश किरणें यहाँ से दूर जाएंगी, ठीक है, तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती जाएंगी। प्रकाश किरणें यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, μ2 ज्यादा है, μ1 कम है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो TIR के चांसेस होते हैं। TIR क्या होता है मास्टर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, UAPA, ठीक है, बड़ा कॉमन केस है ये, अपन ने क्लास में किया है। मेंस जैसा सवाल है कि एक मछली है, ठीक है, उसे कितनी व्रत का वो कितने व्रत में देख सकती है। या कई बार होता है एक गोताखोर है, गोताखोर पानी के अंदर कुछ गहराई पर है, तो वो कितने व्रत से आसमान पानी के बाहर की दुनिया को देख सकता है। या जैसे ये सवाल है कि यहाँ पर अपन ने एक बल्ब रख दिया तो कितने भाग से प्रकाश किरणें बाहर आएंगी। तो ऐसे केसेस में क्या करते थे अपन कि प्रकाश किरण यहाँ पर अपन ने एक भेजी और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जिसके लिए बेटा ये आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, थीटा सी के बराबर। उसके लिए निर्गत कोण बेटा अभिलंब के साथ 90 डिग्री पर जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इस पॉइंट के इस साइड की प्रकाश किरणें तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा और प्रकाश किरणें बाहर नहीं जा। तो यहां पर इस तरीके का एक वृत्त बनेगा जिससे प्रकाश किरणें बाहर निकल रही। इस वृत्त का व्यास आपको दिया गया है, वृत्त का व्यास डायामीटर कितना है 11.54 mm। तो इस वृत्त की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आधा कर लो, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 11.54 mm अपॉन 2 ऐसा, ठीक है। यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर। तो स्नेल्स लॉ में अपन क्या लिखेंगे μ2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन 90। वैसे जब अपन क्लास में जो सवाल सॉल्व करते थे, हम क्या मेंस टाइप का जो क्वेश्चन होता था तो बाहर क्या होता था एयर होती थी, तो एयर का वर्तनांक 1 ले लेते थे। यहाँ पर बाहर एयर नहीं है, कोई माध्यम है जिसका वर्तनांक μ1 है, तो हमने μ1 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ से साइन थीटा सी का मान कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी का मान आ जाएगा μ1 अपॉन। वैसे भी आपको याद है कि क्रांतिक कोण निकालना है किन्हीं दो माध्यम की सतह का, तो अपन कैसे लिखते हैं म्यू अपॉन म्यू, म्यू कम वाले अपवर्तनांक माध्यम का और म्यू ज्यादा वाला म्यू जिस माध्यम का वर्तनांक ज्यादा है उसका, ठीक है। तो म्यू कम वाला मान अपॉन म्यू ज्यादा वाला साइन थीटा सी होगा। अब देखो बेटा कि अगर ये कोण थीटा सी है तो ये वाला कोण भी थीटा सी ही होगा, ये वाला कोण भी थीटा सी ही होगा। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा सी लिखना चाहूँ तो टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा सी, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना इसकी त्रिज्या के बराबर, लंब किसका है बराबर बेटा इसकी त्रिज्या के बराबर, और आधार किसकी, इसकी ऊंचाई के बराबर। इसकी ऊंचाई कितनी बेटा h, तो r अपॉन h, r अपॉन h, ये टेन थीटा सी का मान है। टेन थीटा सी का मान है तो हम साइन थीटा सी भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब जो कितना है आधा आर, और आधार, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर, सॉरी आधार नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो। साइन थीटा सी होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये साइन थीटा सी का मान आ गया। तो समीकरण एक यहाँ से हमारे पास साइन थीटा सी का मान है, समीकरण दो यहाँ से भी अपने पास साइन थीटा सी का मान है। अब हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से आपको क्या मिलेगा, समीकरण एक व दो से बेटा आपको मिलेगा μ1 अपॉन μ2, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू r अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच। तो μ1 का मान कितना आ गया, μ1 का मान कितना आ गया r अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू हमारे पास r का मान दिया है, r का मान कितना 11.54 mm डिवाइडेड बाय 2, r का मान लिखना
एच का मान आपको दिया गया है कितना शायद 10 mm, एच का मान दिया गया है बेटा 10 mm, और μ2 का मान आपको दिया गया है म्यू है 2.72। यस, इन सभी के वैल्यू पुट करना है आपको, μ1 का मान चाहिए, तो ये वैल्यू पुट करना, आप यहाँ से μ1 का मान उठवा सकते हैं, आर का, इसका सबका वैल्यू दी, आप यहाँ से μ1 का मान उठवा, कैलकुलेशन इसके बाद बेटा कैलकुलेशन करना। तो ये सवाल भी बिल्कुल आसान था, जो उम्मीद है आप सभी को ये। ऑप्टिक्स बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो किस लिए, 14 में एक सवाल, 14 में दूसरा सवाल, और 14 का तीसरा सवाल, 3 सवाल, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने बोला रोटेशन, ऑप्टिक्स, और अपन ने जो ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, अपना जो साइन कन्वेंशन है, वो मेंस में तो आसानी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साइन कन्वेंशन है, या अपन ने जिस तरीके से ऑप्टिक्स को पढ़ा है, ठीक है, वो अच्छे सवालों को आसान कर देती है, ठीक है? वो तरीका ईजाद ही इसलिए किया था अपन ने, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन, 2 पतले लेंसों के 4 संयोजन सूची 1 में दिए गए हैं, सूची 1 में दिए गए, समझ रहे हो बेटा। देखो ये अगर आपको व्यापक फोकस दूरी लिखने का तरीका आता है, और वो कितना आसान है, एक लाइन में अपन लिख लेते हैं फोकस दूरी, कितना आसान सवाल हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, बस तरीका पता होना चाहिए जो क्लास में सिखाया आपको। 2 पतले लेंसों के 4 संयोजन सूची 1 में दिए गए हैं, प्रत्येक लेंस की वक्री पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r, अपवर्तनांक 1.5 है, सूची 1 में विभिन्न लेंसों के संयोजन दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी फोकस दूरी दी गई है, तो सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r। अब देखो बेटा ध्यान देना कि हमारे पास अगर एक लेंस ऐसा है, ये लेंस है, ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी अपन लिख लेते हैं 1/, ये आ जाती है फोकस दूरी f, है ना, डायरेक्ट अपन को याद है सूत्र, ये 1/, ऐसा लिख लेते हैं, नहीं लिख लेते हैं सर, ये कैसे लिख लेते हैं हमें नहीं पता, तो हमने कहा देखो सूत्र मैंने बताया था, सिंपल केस है, तो लेंस का सिंपल केस है, तो इसकी फोकस दूरी लिखने का सीधा सीधा तरीका μ-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/, सिंपल लेंस। अगर लेंस को किसी माध्यम में डुबा देते हैं, तो माध्यम में फोकस दूरी क्या हो जाती है, 1/μ इंटू इधर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 इंटू 1/r1 प्लस 1/। इस बार मेंस में 2025 में कई सवाल इस पर बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब हर साल पूछे जाते हैं, 26 में भी पूछे जाएंगे, हर बार पूछे। तो r1 r2 बेटा बराबर है, और दोनों की त्रिज्या पॉजिटिव, त्रिज्या हम कहाँ से देखते हैं, बाहर खड़े होके देखते हैं, ए भी उत्तल, तो दोनों की त्रिज्या बेटा पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपन ऐसे पुट करेंगे, तो यहाँ से r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r दिया गया है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 म्यू माइनस r/2 म्यू, ये हमें f मिल गया एक लेंस। अब अगर हम इसका भी आधा कर दें, इस लेंस को ले लें, ये वाला लेंस को भी आधा काट दें, तो इसको आधा काट देने पर फोकस दूरी कितनी हो जाती है, दोगुना हो जाती है। इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 कितना है r, और दूसरी सतह की त्रिज्या कितनी है, अनंत है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, दोगुनी नहीं, फोकस दूरी आधी हो जाती, तो ये r/μ-1, ठीक है। तो अब म्यू का मान कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, तो एक के लेंस के लिए, इस एक लेंस के लिए ध्यान देना बेटा, इस एक लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी है, इतनी, म्यू का वैल्यू कितना है, 1.5 है, तो फोकस दूरी एक लेंस की कितनी हो गई, r,
इस एक लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई r, तो इसकी भी फोकस दूरी कितनी होगी r, और ये संयोजन में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं बेटा? एक दूसरे के कांटेक्ट में। जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए होते हैं तो फोकस दूरी को आप हंसते खेलते ऐसे लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, बोले तो 1/r 1/r, तो फोकस दूरी की वैल्यू कितनी? f इज इक्वल टू r/2। तो पहले केस के लिए है ना, इस केस के लिए फोकस दूरी r/2 हो गई, तो p का क्या हो गया? 2 हो गया, p का 2। अब मैंने कहा कि जो कोड वाले सवाल होते हैं ना, कोड वाले, तो p का 2, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, है ना। कोड वाले में आपको 2 ही ऑप्शन चेक करने से इन जनरल आंसर मिल जाता है, कई बार तो एक ही ऑप्शन चेक करने से। तो p का 2 हम निकाल चुके हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब q वाला चेक करने से फायदा है, तो बचा कौन कौन सा? यहाँ q का 4 है, यहाँ q का 1 है, बस q वाला चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो q वाला चेक करें, तो q वाला, तो देखो इस एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? इतनी है। ये संयोजन है, संयोजन है, तो संयोजन के लिए देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है? r/μ 1.5 - 1, बोले तो 1/2 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1/2। तो ये कितना हो गया? 2r हो गया। अब ये दो लेंस हैं, ये दो लेंस हैं, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 2r, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 2r। ये ऐड होके, आप ये देख लो ना, जब लेंस एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, है ना, ऐसे, तो फोकस दूरी समांतर के जैसे ऐड हो जाते हैं, जैसे प्रतिरोध समांतर में ऐड होते हैं, ऐसा। या ऐड करके देख लो, वैल्यू पुट करके, तो इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 2r, 2r का कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। तो q का कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ वाला। q का हो गया बेटा फोर्थ वाला। कॉन्टेक्ट में लिखें, वही सूत्र लगाओगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ f1 का मान 2r, यहाँ पर भी 2r, तो 2r का कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, ऐड हो। तो अब देखो q का कौन सा आ गया? 4 आ गया, q का 4 आ गया, तो ये गलत है, ये वाला सही। तो बस p और q दो चीजें चेक करके ही आप आंसर तक पहुंच गए। क्लियर है बात? कितनी आसान चीज है। हाँ सर, आसान चीज। चलिए दोस्त, हाँ, अब अपन अभी एक्चुअली सीख रहे हैं, तो अपन इसके लिए भी बात करते हैं, इसके लिए भी चर्चा करते हैं। इस लेंस के लिए क्या किया जाए मास्टर? तो ये भी एक तरीके से दो लेंस कांटेक्ट में ही रखे हैं। अगर वो नहीं खेलना है तो आप फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यापक सूत्र लगा दो सीधे। व्यापक तो आप किसी भी केस में लगा सकते हैं, यहाँ फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यापक सूत्र लगा सकते हैं। जैसे अभी अपन सीख रहे हैं, तो हम आर वाला पार्ट भी ज्ञात, सारे पार्ट कैलकुलेट। तो आर वाला क्या बोलते हैं, यस, आर वाला पार्ट है, इसमें एक लेंस रखेला है ऐसे, दूसरा लेंस रखा हुआ है, तो आप किसी भी, मैं दोनों तरीकों से बता दूंगा। पहले बता देता हूं व्यापक तरीके से, फोकस दूरी ज्ञात करने का व्यापक तरीका। यहाँ का वर्तनांक म्यू, यहाँ का वर्तनांक म्यू, इसकी त्रिज्या आर और इसकी भी त्रिज्या, प्रकाश कण यहाँ से भेज दो, जिंग जिंग जिंग, अंततः फोकस यहाँ होगा। तो अपन लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, इस सतह में किस माध्यम में जा रहे हैं? म्यू में। कहां से आ रहे हैं? 1 से। त्रिज्या कितनी? इस सतह पर आ जाओ, किस माध्यम में जा रहे हैं? एयर में। कहां से आ रहे हैं? लेंस के अंदर से, म्यू से, अपॉन त्रिज्या इसकी r। प्लस इस सतह के लिए लिखेंगे तो किस माध्यम में जा रहे हैं? म्यू से। कहां से आ रहे हैं? 1 से। और ये अवतल सतह है, तो त्रिज्या कितनी? माइनस। प्लस यहाँ पर अपन एयर में जा रहे हैं, म्यू से आ रहे हैं, और समतल सतह है, तो त्रिज्या कितनी? तो यहाँ से बेटा 1/f इज इक्वल टू, देखो यहाँ म्यू -1 तो r कॉमन आ गया, तो माइनस का 2 इंटू म्यू-1 ऑन r अपॉन r। अब म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5 है, तो ये 0.5 बचेगा। तो बेटा सिंप्लीफाई होके यहाँ से 1/f का मान कितना आ गया? माइनस का 1/r। f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
एफ की वैल्यू -r आ गई आर वाले केस के, थर्ड केस के लिए। तो इसके लिए -r, r का 3 हो, r का कौन सा होगा 3, आप चाहो तो यहाँ चेक कर लो, जो अपन ने आंसर निकाला है r का 3, यही आंसर था। अब S1, अच्छा S1 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा होमवर्क के लिए, लेकिन आप इस तरीके से भी बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका, एक लेंस की फोकस दूरी निकाल लो, एक लेंस की, तो एक लेंस की फोकस दूरी ये रही, एक लेंस की फोकस दूरी ये रही, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू में जा रहे हैं 1 से आ रहे हैं अपॉन अनंत, और प्लस 1 में जा रहे हैं म्यू से आ रहे हैं अपॉन माइनस का r। हम एक लेंस की ही बात कर रहे हैं वाले, ये प्लस r, सिर्फ ये वाले लेंस की बात, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2r, माइनस का 2r। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है बेटा 1.1 तो यहां पर देखो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये हो जाएगा 1/माइनस का 2r प्लस 1/माइनस का 2r, इसको ऐड करोगे तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा माइनस का। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक जैसे लेंस है, अगर इसकी फोकस दूरी -2r है तो इसकी भी -2r ही बरोबर है। अब कौन सा ऑप्शन रह गया एस वाला, एस वाला ये आपको करना है, आपका होमवर्क। वैसे तो आपको इसकी फोकस दूरी पता है माइनस का 2r है, इसकी फोकस दूरी पता है r है, इसकी फोकस दूरी -2r है, इसकी फोकस दूरी r है, ये हम ज्ञात कर चुके थे। देखो ज्ञात कर चुके थे ना भाई, ये f का मान कितना आ गया था, अगर म्यू की वैल्यू 1.5 है तो f का वैल्यू कितना आ गया था r, म्यू की वैल्यू कितनी आपको 1, और दो लेंस कांटेक्ट में, तो वही वाला सूत्र लगा दोगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। चलिए, तो इस सवाल के लिए भी बेटा 0-1 खेल जाओ, मुझे उम्मीद है सवाल आपको एकदम और तरीके से क्लियर हो। अगला सवाल, वायु, वायु से आती प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज एक समकोण त्रिभुजीय प्रिज्म, इसका अपवर्तनांक n इज इक्वल टू √2 है कि PQ भुजा पर अल्फा कोण से आपतित होती है। अल्फा का न्यूनतम मान 45 डिग्री है, तो प्रकाश का प्रिज्म की PR सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रिज्म का कोण थीटा क्या होगा। PR पर पुआपा हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश कण यहाँ से आई, यहाँ पर अपवर्तन हुआ, ये कोण मान लीजिए कितना है r, और इस सतह पर हमको पुआपा कराना है, तो प्रकाश कण कहाँ चली जाएगी, सीधी इधर चली, प्रकाश कण यहाँ से आई इधर गई, फिर सीधी इधर चली। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ का अपवर्तनांक √2 है, यहाँ पर क्या है एयर है, ठीक है। तो पहले तो अपन इस स्नेल, चलो यहाँ पर ही, ठीक है। अगर यहाँ 90 डिग्री पर प्रकाश कण जा रही है तो ये इस कोण का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका मान हो जाएगा θc, और साइन θc इज इक्वल टू अपन जानते हैं म्यू कम वाला अपॉन ज्यादा वाला साइन θc, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाया भैया, स्नेल्स लॉ क्रांतिक कोण याद करने के लिए। तो साइन θc इक्वल टू कितना हो गया 1/म्यू, तो म्यू का मान कितना है √2 है, तो θc का मान कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो बेटा ध्यान से, ये 45 डिग्री हो गया। भाई साहब आप क्या करें, अब तो फंस गए, अब तो कुछ समझ ना आ रहा। तो देखो भाई, और क्या करोगे, अल्फा निकालो, ठीक है। किसका मान निकालो बेटा, अल्फा का मान, अल्फा का न्यूनतम मान 45 डिग्री है। देखो अल्फा अगर कम होगा तो आर कम होगा, आर कम होगा तो
ये मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कोण कितना थीटा, ये कोण कितना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो ये टोटल कोण, ये त्रिभुज देखना बेटा, ये वाला येलो वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात कर, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम 180 करने वाले हैं। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, ये वाला हो गया 90 प्लस आर, 90 प्लस आर, और ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस प्लस 90 माइनस थीटा सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेलो हेलो तो भैया ये 90 90 हेलो हेलो 180 उड़ी बाबा। हेलो 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 तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, थीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा, थीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा सी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहां पर अपन बात करें, यहां पर देखो अगर थीटा सी ज्यादा हुआ, या हम कहें अल्फा को हम 45 से बढ़ाएं तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। देखो अपन बात करते हैं, अल्फा अगर ज्यादा हुआ भाई, थीटा तो फिक्स्ड है, प्रिज्म कोण है, थीटा फिक्स्ड है, अगर अल्फा का मान ज्यादा हुआ तो आर का मान ज्यादा होगा, और आर का मान ज्यादा तो थीटा सी ज्यादा। देखो भाई ये वाला टर्म कांस्टेंट है थीटा, प्रिज्म कोण, अगर आर का मान ज्यादा तो थीटा सी ज्यादा, आर का मान ज्यादा तो ये वाला कोण ज्यादा, क्रांतिक कोण। तो अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ आपतन कोण थीटा सी से ज्यादा हो जाएगा, और आंतरिक कोण थीटा सी से ज्यादा हो गया तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा फिर तो यहाँ पर बेटा जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा का मान हमें कम रखना है, तो अल्फा का न्यूनतम मान कितना, 45 डिग्री दिया गया, न्यूनतम मान, ठीक है, 45 डिग्री, बरोबर। चलिए, तो अल्फा का मान हम कितना रखेंगे भैया, 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस सतह पर, इस सतह पर हमें क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है, √2 इंटू साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर। तो साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, √2 साइन आर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। तो साइन आर का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, का मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, आर का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर पुट कर दो थीटा प्लस 30 प्लस थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू, या चलो मैं यहाँ पर यहीं पुट कर देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है थीटा प्लस आर इज इक्वल टू थीटा सी। तो थीटा आर का मान कितना है, 30 डिग्री, थीटा सी कितना है, 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना, 15 डिग्री। थीटा का मान कितना बेटा, 15 डिग्री। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे बात का भरोसा ना हो तो खोपचे में देख ले, खोपचे पे तो भरोसा है, ठीक है, आंसर लिखा हुआ है, ये 15 डिग्री आंसर आ जाए। तो एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगाया, एक बार स्नेल्स लॉ यहां लगाया, ठीक है, और इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इन तीन समीकरण के हेल्प से हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि यहाँ जो न्यूनतम लिखा है वो क्यों लिखा है न्यूनतम, ठीक है, वो न्यूनतम क्यों, कि ये न्यूनतम मान है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए न्यूनतम मान, ठीक है, मतलब 45 डिग्री से अगर मान कम होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। 45 डिग्री से मान कम होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। कैसे सोचो, अगर अल्फा 45 से कम हुआ, मान लीजिए 40 है, तो अल्फा कम तो आर कम, अल्फा कम तो आर कम, ठीक है, थीटा तो कांस्टेंट, अल्फा कम तो आर कम, और आर अगर कम हुआ तो ये वाला कोण कम हो जाएगा, आर अगर कम हुआ तो ये वाला कोण कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, क्रांतिक कोण से, और क्रांतिक कोण से अगर यहाँ पर कोण कम हो गया, आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम हुआ तो फिर बेटा प्रकाश किरण बाहर चली जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से इज इट क्लियर माई डियर फ्रेंड्स, क्लियर है भाई, क्यों मित्रों, ओ पापियों, आओ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक समतल उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, एक समतल, कौन सा वाला पदार्थ है बेटा, एक समतल उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है जब एक छोटी वस्तु को लेंस के वक्र पृष्ठ के
सामने, वक्र पृष्ठ के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु की दुगनी साइज का प्रतिबिंब बनता है। समतल उत्तल लेंस है, बढ़िया है। अब वर्तनांक कितना है, n, अच्छी बात है। जब एक छोटी वस्तु को लेंस के वक्र पृष्ठ के सामने रखते हैं, ठीक है, तो दुगनी साइज का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन के कारण, उत्तल पृष्ठ से परावर्तन के कारण लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनता है। सही कथन चुनिए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्षीण प्रतिबिंब भी बनता है। क्षीण मतलब धुंधला, हल्का सा, तीव्रता कम हो जिसकी, ठीक है, कि लेंस से ज्यादातर प्रकाश किरणें पार हो जाएंगी, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर तीव्रता अपवर्तन में जाएगी। अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो अच्छा बनेगा, ठीक ठाक बनेगा, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। लेकिन लेंस से अपन को पता है कि जब भी अपवर्तन की घटना होती है तो उसमें प्रकाश किरण का कुछ ना कुछ भाग हमेशा परावर्तित ही। तो लेंस से जो परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें हैं उनकी संख्या होगी कम, और प्रकाश किरणों की संख्या कम मतलब तीव्रता कम, तीव्रता कम तो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्षीण बनेगा, हल्का बनेगा, साफ दिखाई नहीं देगा। तो आइए, अक्ष ये क्या है मास्टर, मास्टर ये अक्ष है। समतल सतह, उत्तल सतह, समतल सतह, उत्तल सतह। वस्तु रखेली है, कितनी दूरी पर रखी है, एक छोटी वस्तु लेंस के वक्र पृष्ठ के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी, 30 सेंटीमीटर। तो सिंपलेस्ट डायग्राम, प्रकाश किरण आ गई और यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब, अपवर्तन के कारण। जब परावर्तन होगा तो सतह दर्पण की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है, ध्यान देना। तो हम अभी अपवर्तन वाली कहानी लेके चल रहे हैं। तो का लेंस का वर्तनांक, वक्ता, त्रिज्या, ब्रिज्या अपन को कछु ना न पता। अपन को क्या नहीं पता, अपन को कुछ भी ना, ये है। तो वस्तु की साइज का दुगना प्रतिबिंब बनता है। किस साइड बनता है, वर्तनांक है n, है छोटी वस्तु लेंस के वक्र पृष्ठ सामने 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की साइज का 2 गुना। यार बेटा ना यहाँ पर थोड़ा सा और इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो फिर हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। नहीं तो बेटा हमें क्या, कितने केस लेने पड़ेंगे, 2 केस। कि दोगुनी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है तो m का वैल्यू +-2 दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर ये कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो हम m का साइन डिसाइड कर लेते। ये कहते हैं सीधा या उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो भी बेटा अपन मान डिसाइड कर लेते किसका, m का। बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये m की वैल्यू कह रहे हैं 2 है, m का मान +-2 दोनों हो सकता है। m का मान क्या हो सकता है, +-2 दोनों ही हो सकता है। अब चलो हम m का मान, वैसे तो नेगेटिव लेने पर ही आएगा, m का मान पहले हम माइनस साइन लेके चल रहे हैं। तो m होता है -v/u का मान हमने कितना ले लिया, -2, माइनस साइन लिया है नेगेटिव साइन लेने, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और m का मान नेगेटिव, ठीक है। तो यो हमने काटा कूटा मचाया तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आया, हैप्पी बर्थडे टू यू के बराबर, ये v का वैल्यू है। तो अब अपन लिखते हैं 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f लेंस के लिए 1/u, u की जगह u ही रहने दो, प्लस 1/v, v की जगह लिख लो हैप्पी बर्थडे टू यू, प्लस 1/f। इसको ऐड करेंगे भाई, तो ऐड करने पर ये कितना आ गया, 3u/2। इसमें से 1/u कॉमन अगर हम ले लें तो 3/2, तो 3/2u इज इक्वल टू, कौन पगला है यहाँ, इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/f। अब f की वैल्यू हम निकालें तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 2u/3। u का मान कितना दिया है, 30 दिया है, तो ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू
2u का मान कितना 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 ओ भैया, u का मान 30 सेंटीमीटर दिया, 30/10 f बराबर 20 माइन, इसलिए हमने ये लेके। अब आप कहो कि नहीं सर m का मान पॉजिटिव भी लेके चलो, m का मान पॉजिटिव लेके चलो, हम नहीं खेल रहे, हम क्या ले लेते हैं, m इज इक्वल टू अपन ने ले लिया प्लस का पॉजिटिव साइन ले लिया। हो सकता है कि जब सवाल पूछा गया हो तो इसमें थोड़ी सी और जानकारी हो कि m का साइन हम डिसाइड कर पाए कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। बट कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, तो कई बार क्वेश्चन की थोड़ी बहुत हिंदी हो जाती है, लेकिन अपन लोग समझदार हैं, अपन क्वेश्चन की हिंदी होने ही नहीं देंगे। ठीक है, कैसे हम दोनों केस लेके चल लेंगे। मान लो सवाल यही आ जाए, नहीं दें वो हिंट कि m का वैल्यू पॉजिटिव लेना है नेगेटिव। अपन ने क्लास में सवाल किया, इवन ऑप्टिक्स में पहला ही सवाल अपन ने ऐसा किया था मिरर में कि सिर्फ आवर्धन बता दिया कि आवर्धन 5 गुना है। समझ रहे हो कि आवर्धन 5 गुना है, सिर्फ इतना बोलें तो बेटा आवर्धन 5 गुना का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो बनेगा 5 गुना ही बन सकता है। अब वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब m का वैल्यू +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो आपको क्लियर नहीं किया गया है कि m +5 लेना है -5, तो हमें क्या करना होता है, हमें दोनों ही केस लेके चलने होते हैं कि एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो प्लस साइन लेके चल रहे हैं, मतलब m का वैल्यू हम +2u कह रहे हैं, तो -v/u इज इक्वल टू 2, तो v का वैल्यू कितना आ गया -2u। लेंस फॉर्मूला 1/u + 1/v, v की जगह कितना बेटा -2u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से देखो बेटा भाई, अरे पगलू, -2u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या बचेगा 1/2u, घटाने के बाद 1/2u इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, हैप्पी बर्थडे टू। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू u का वैल्यू है 30, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हवासी बनेगा। सर कैसे, हमने कहा देखो v का वैल्यू निकाल के देख लो, v का वैल्यू कितना है -2 है, v इज इक्वल टू -2 और u का मान कितना आया 60 डिग्री आया, तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस का, हमसे पूछा नहीं गया ऑल दो, लेकिन हमने निकाला कि v का मान कितना आ गया भैया -120, मतलब प्रतिबिंब इस केस में आभासी बन रहा है, पर वास्तविक वाला ही लेके चलेंगे क्योंकि ये तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं है। हाँ अगर 60 सेंटीमीटर भी होता तो हमको फिर एक केस भी लेके चलना होता, लेकिन 60 सेंटीमीटर नहीं है। चलिए, क्षीण प्रतिबिंब वास्तविक व सीधा है, क्षीण प्रतिबिंब वास्तविक व सीधा है, क्षीण प्रतिबिंब मतलब परावर्तन वाला। चलो अब अपन क्या करते हैं बेटा, परावर्तन वाला केस लेते हैं। परावर्तन, अयो चिन्ना चिन्ना बेघर आजा रे। तो देखो ये हमरा यही यही इसको दर्पण बना दो, दर्पण तुझको सब कुछ अर्पण क्या कुछ लागे मेरा, ये परावर्तन वाला केस ले। परावर्तन, वस्तु तो यही है, वस्तु इज एट 30 सेंटीमीटर। हम सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते हैं कि प्रकाश कण गई टकरा के यहाँ आ गई, तो वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी बन रहा होगा हम बना लें मिरर से। सॉल्व करने पर हमें पता चल जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 10 सेंटीमीटर, कहाँ बन रहा है 10 सेंटीमीटर। वैसे तो हमें बेटा पता है कि इस केस में जरूरत नहीं है सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने, क्योंकि आपको सीधा सीधा मान दिया गया। तो u का मान कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब बताओ v का मान सवाल में 10 दिया गया है, v का मान सवाल में कितना दिया गया, परावर्तन के कारण लेंस 10 सेंटीमीटर पर एक क्षीण प्रतिबिंब बनाता है। तो बताओ ये जो प्रतिबिंब है आभासी होगा या वास्तविक, कमेंट में लिखो, अभी के अभी लिखो, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी के अभी कमेंट में लिखो, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, जल्दी बताओ। सर कैसे बताएं, मैंने कहा अच्छा दिमाग कहाँ रखा है हो, दिमाग किसको गिरवी दिया है। सर गिरवी किसी को नहीं दिया, हम पढ़ रहे थे टेबल पे रख के भूल गए, पगलेट। देखो ये कौन सा दर्पण हुआ,
ठीक है, इस सतह से परावर्तन हो रहा है तो ये उत्तल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण की तरह व्यवहार करेगा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक वस्तु का? हमेशा आभासी, हमेशा आभासी। तो v की वैल्यू अपन कितना लेके चलेंगे बेटा? -10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है आभासी। तो सूत्र लगाओ 1/u 30 प्लस 1/v माइनस का 10 प्लस 1/f, तो 1/f। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। फोकस दूरी कैसी होती है बेटा? इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमने माइनस साइन पहले ही लगा दिया भैया, तो हमें क्या मिलेगा? फोकस दूरी का परिमाण। अन्यथा अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते हैं तो फिर आपको साइन के साथ फोकस दूरी मिल जाएगी। ये आया -10 प्लस का 30 डिवाइड बाय -300 इज इक्वल टू 1/f। हमने पहले साइन नहीं लगाया है, ठीक है, तो हमें साइन के साथ आंसर मिलेगा। तो ऊपर हो गया 20 अपॉन -300। मैं सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहे होगे मास्टर। 1/f, 0 से 0 उड़ी बाबा। f का मान कितना आ गया? -15। f का मान कितना है बेटा? -15 से माइनस ये बता रहा है कि उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो f का मान इतना आ गया, तो r का मान कितना हो गया? ठीक, f का परिमाण कितना है? f का अगर हम परिमाण की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर है, और हम r की बात करें तो f इज इक्वल टू r/2 होता है दर्पण के लिए। तो r का मान कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। r का मान कितना हो गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, गलत बात, 45 सेंटीमीटर नहीं, इसकी तो अनंत ही है। समतल सतह इसकी त्रिज्या तो अनंत है, इसकी त्रिज्या हम r मान के चले थे। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी, अगले पन्ने पर हमने r का मान निकाला, r का मान आया है 30। ठीक है, क्षीण प्रतिबिंब वास्तविक है। धक धक, ये तो वैसे ही कि ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। सॉरी, जब परावर्तन हो रहा है तो दर्पण, परावर्तन में दर्पण उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा भैया? आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसमें दो गलती है। वास्तविक है, उसके बाद सीधा भी कह रहे हैं पगलेट। वास्तविक है तो सही, सीधा कैसे? वास्तविक वस्तु है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। अब कौन सा ऑप्शन रह गया? लेंस के पदार्थ का अपवर्तन। तो लेंस की हमें फोकस दूरी पता चल गई सर, कितनी है? 20। लेंस की हमें त्रिज्या पता चल गई सर, चल गई। तो देखो, पहला पार्ट हम अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन खोपचे में। मीन्स एडवांस में सिर्फ यही फर्क है कि एडवांस में ना टाइम लग जाता है। मीन्स के 2-3 सवाल के बराबर एडवांस का एक सवाल होता है। कॉन्सेप्ट वही है, हमें क्या करना है? अब वर्तनांक निकालना है। ठीक है, किसका? इसका। अब वर्तनांक मान लो म्यू है, त्रिज्या r का मान हम निकाल चुके हैं 30 सेंटीमीटर। r का मान हम निकाल चुके हैं 30 सेंटीमीटर। तो वही वाला सूत्र 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1। r1 कितना है? r प्लस 1/r2। दूसरी सतह समतल है तो इन्फिनिटी। दूसरी सतह समतल है तो समतल सतह की त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है, अब f का मान हमें पता है कितना है? 20। लेंस की फोकस दूरी म्यू -1, r का मान हमें पता है 1/30। यो 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 गई, 3 चला गया इधर, 3 चला गया यहाँ, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आ गया 2.5। 3/2 और 1 को इधर ले जाओ तो 3/2 प्लस 1 5/2। 5/2 इज 2.5। ये ऑप्शन 1 चेक। ऑप्शन 1 आखिरी में ही चेक कर पाएंगे, पहले नहीं कर, क्योंकि r और म्यू हमें चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तनांक 2.5 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, ऐसा भी होता है कई बार, जैसे अपन सवाल पढ़ते हैं और हम पहले इसी ऑप्शन में फंस जाएंगे, है ना,
कि अरे यार अब अपवर्तनांक कैसे निकालना है, ना तो हमें इसकी त्रिज्या दी गई, देखो हमें इसके लिए ना तो त्रिज्या दी गई है, ना म्यू दी गई है, और ना फोकस दूरी दी गई है, ठीक है, क्योंकि एफ म्यू आर, तीन चीजें में रिलेशन होता है, आर त्रिज्या, म्यू अपवर्तनांक, और ये फोकस दूरी। क्योंकि कैसे लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/, अब ऐसे लिखोगे फिर सोचोगे कि म्यू कैसे निकाले, ना तो हमें एफ पता ना आर पता। तो पहले हमें और जानकारी दी गई है, तो उससे पहले लेंस की फोकस दूरी निकालो, फिर और जानकारी दी गई है उससे हमें त्रिज्या मिल जाएगी, फिर फोकस दूरी त्रिज्या मिल गई, तो अब हमें म्यू मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि सवाल आपको दिया है और आप पहले पहला ही ऑप्शन चेक कर पाओ, नहीं, हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन आपको पहले मिल जाए कि अच्छा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है गलत है। अब थर्ड वाले ऑप्शन के बारे में पहले डिसाइड कर लो कि थर्ड वाला ऑप्शन सही है या, ठीक है, तो डिपेंड करता है सवाल पर। अगला सवाल देखिए, एक समद्विबाहु प्रिज्म का कोण ए है, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है, निम्न में से सही कथन चुनो। निम्न में से बेटा सही कथन, समद्विबाहु प्रिज्म दिया गया, अच्छा द्विबाहु है, कोण कितना है ए है, अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन कोण कितना है डेल्टा एम भी ए के ही बराबर है। यदि आई बराबर ए है तो जब प्रकाशकण आपतन कोण आई बराबर ए, और ए ही क्या है बेटा, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, डेल्टा एम बराबर किसके है, ए के, न्यूनतम विचलन के, और ये कह रहे हैं कि आपतन कोण अगर I1 का मान इसके बराबर है तब प्रिज्म के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं, खेलते हैं, देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं। न्यूनतम विचलन के कोण, न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमें एक चीज तो पता होती है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो जाता है। वो कठिन ये भी नहीं होगा, कैलकुलेशन होगी, हो सकता है समय लगे सवाल में, चार चार ऑप्शन हैं, चेक करने पड़ेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ही ना आए कि हमें क्या करें। आइए देखते हैं, मिलजुल के सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, एक बार सोचो, जहां फंसो फिर वीडियो में देखो, पहले ट्राई करो। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, वीडियो पॉज कर लो, साइड हो गया, पॉज किए रहो, आप सवाल पढ़ लो बढ़िया, बिल्कुल आराम से सवाल पढ़ो, फिर सवाल पढ़ने के बाद डायग्राम बनाओ, जो जानकारी दी गई उसकी इकट्ठा करो और फिर अप्लाई करो। शुरू करें, शुरू करें। न्यूनतम विचलन में आपतित कोण I1 व प्रथम अपवर्तक तल पर कोण, चलो देखो प्रिज्म के लिए अपन इतना तो जानते ही, कितना जानते हो मास्टर, ताकि हम ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन इतना जानते हैं कि आपतन कोण, ये पहला अपवर्तन कोण, क्या हो गया, ये तो अपन जानते हैं, तो बड़ा बेसिक, तो हम कह देते हैं, तो अपन क्या कह देते थे R2, इसको अपन क्या कहते थे R1, इसको क्या कह देते थे I, जो सवाल में बोला गया है I, मैं नहीं कह रहा, सवाल वालों ने बोला है। न्यूनतम विचलन के लिए डेल्टा एम की वैल्यू किसके बराबर है, ए के, अपन हम जानते हैं कि विचलन कोण इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो ये जानकारी दी गई है ना, और प्रिज्म कैसा समद्विबाहु है, अब अपवर्तनांक कितना है म्यू, जानकारी इकट्ठी कर, तो डेल्टा हम जानते हैं I प्लस ई माइनस ए। अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए I और E बराबर, तो I सवाल में I1 बोला गया है, तो E की वैल्यू भी किसके बराबर बेटा, I1 के माइनस ए। अब न्यूनतम विचलन में डेल्टा एम बराबर ए बोला गया, तो डेल्टा एम की जगह ए लिख लो, ए इज इक्वल टू I2 2I1 माइनस ए, तो बेटा यहां से हंसते खेलते आपको I1 की वैल्यू, माय डियर फ्रेंड्स, इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हाँ मास्टर, तो क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया है, जब प्रिज्म का आपतन कोण I बराबर I1 है, तो यस बेटा न्यूनतम विचलन कोण के लिए I का मान ए के बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, ठीक है।
अब न्यूनतम विचलन है तो ये कह रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है प्रिज्म के अंदर वो आधार के समांतर हो जाएगी। अभी देखो, अभी अपन को ये दिख नहीं रहा है कि आधार के समांतर है या नहीं है, अभी हमें दिख नहीं रहा है कि ये आधार के समांतर है या, अपन चेक कर लेते हैं कि आधार के समांतर है या नहीं। तो चेक करने के लिए हमें R1 का मान निकालना है ना। अपन को ये भी पता है, अपन को ये भी पता है कि न्यूनतम विचलन के लिए, ठीक है, जब डेल्टा मिनिमम होता है, ठीक है, डेल्टा मिनिमम के लिए क्या हो जाता है, R1 बराबर R2 बराबर R बराबर A/2 हो जाता है। याद है भैया न्यूनतम विचलन में R1 बराबर R2 बराबर हम R मान लेते हैं और इसका मान किसके बराबर होता है, A/2 के, क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर A होता है प्रिज्म में। जनरल समीकरण है प्रिज्म की ज्यामिति से R1 प्लस R2 बराबर A। अब देखो, समांतर समद्विबाहु प्रिज्म है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होंगे, समद्विबाहु है, ये कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पर अपन कोण देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, 90 माइनस R। न्यूनतम विचलन के लिए R1 R2 बराबर होते हैं, तो 90 माइनस R, ये भी 90 माइनस R। अब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण दोनों बराबर हैं, ये ऊपर वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज, नीचे वाला भी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होंगे, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाले कोण बराबर हैं, ठीक है। तो अब देखो ये समद्विबाहु था, हमने इसको ऐसी अल्फा माना, ये अल्फा है तो ये अल्फा है समद्विबाहु होने से, तो ये दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, इसका मतलब ऊपर भी समद्विबाहु है, मतलब ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे, ये दोनों किरणें एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर। तो न्यूनतम विचलन कोण में क्या होता है, न्यूनतम विचलन के लिए ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए तो एकदम सही है। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू व प्रिज्म कोण ए द्वारा संबंधित होते हैं। तो अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, इसको अपन यहां से उठवा सकते हैं। ऑप्शन बी चेक करने जा रहा हूं मैं, आप मेरा साथ दें। ऑप्शन बी, देखो म्यू इज इक्वल टू, यहां से देख लें, कहीं से भी देख लो, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन होल अपॉन 2, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन, होता है कि नहीं, साइन होता है कि नहीं होता, हाँ मास्टर हो, बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर, ऐसा ही होता है। तो म्यू इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन डेल्टा एम किसके बराबर है, ए के सवाल में दिया गया है, हमने यहाँ पर उपयोग भी किया है कि डेल्टा एम किसके बराबर है भैया, ए के बराबर, तो साइन ए प्लस ए होल अपॉन 2 अपॉन साइन A/2 अपॉन साइन A/2, ठीक है मास्टर। तो ये क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू साइन A/2, तो म्यू इज इक्वल टू कितना, 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2, तो लगा दिया साइन 2A का, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा को A मान लो। बड़ी कॉमन अप्रोच होती है इस टाइप के, बहुत सवाल इन जनरल होते हैं, कॉमन सवाल है, कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्लास में किए हुए हैं अपन ने, तो ये हमें मिल गया। अब हमें कैस का मान उठवाना है, ए का, हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बेटा ये कितना आ गया, 2 को इधर बुला लो, तो म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A/2, तो यहाँ से A/2 का मान कितना आ गया, कॉस इनवर्स म्यू अपॉन 2। अब 2 तुम उधर जाओ, चलो उधर भगा दो इसको, तो ये इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स म्यू। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, कल सुबह तुम तो IIT को भाग जाओगे। यस, मेहनत करो, भागना है IIT, मत निभाना मेरा।
IT भाग लो तुरंत। A इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। कुछ बच्चे ना सोच कर, अच्छा हमने इस बार प्रयास में पढ़ा, ओ हो साथ निभाना है सर का, हम एक ड्रॉप और लेंगे, नहीं लेना है पगलेट, पहले ही ड्रॉप में मेहनत करो, सिलेक्ट होके निकल लो, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन भी हमको बिल्कुल सही लग रही है। अब न्यूनतम विचलन में आपतित कोण आई व प्रथम अपवर्तक कोण तल पर अपवर्तक कोण R1 का मान I1/2 है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो यहीं से मिल गया। देखो R इज इक्वल टू A/2 होता है सर, होता है, ठीक है। अब ये हम कहते हैं R1, देखो एक तो न्यूनतम विचलन में, न्यूनतम विचलन में पहले अपन क्या कहते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R बराबर A/2, ठीक है। अब A का मान किसके बराबर है, I1 के, यही I1 के बराबर है, तो I1/2, बिकॉज ऑप्शन ए से हम सिद्ध कर चुके हैं कि I1 बराबर ए है। तो ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, I1, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I। ये ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट। अब देखो इसने कितना कम टाइम लिया है ना। अब चलते हैं अगले ऑप्शन में, क्या भया भय लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या लिखा है। देखो जब पहले तल पर आपतन कोण I1 साइन इनवर्स इतना इतना है, तब प्रिज्म के लिए द्वितीय तल से निर्गत किरण पृष्ठ के स्पर्शीय हो जाती है। हे प्रभु, कितनी परीक्षा लोगे, कितनी परीक्षा लोगे एक ही सवाल में। तो ये कह रहे हैं अलग से ही फोटो बना दे तो हौच पौच हो जाए। फोर्थ ऑप्शन अपन चेक करने, प्रिज्म। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो घर को लौट जाओगे, टेडे टेडे। अविलंब, अविलंब, स्पर्शीय चली जाती, स्पर्शीय समझ गए, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रही है। क्या हो रही है, ग्रेजिंग। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर, ये ई कहते थे, ई 90 डिग्री, तभी स्पर्शी जाएगी, तो ये कितना क्या हो गया, क्रांतिक कोण हो गया, ठीक है। ये अपना R1 है, ये अपना I1, तो बेसिकली R2 थीटा सी के बराबर, स्पर्शी जा रही है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ होता है। यस सर, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। पूरा ब्रह्मांड बात को जानता है, पूरा ब्रह्मांड। अब देखो यहाँ R1 प्लस R2 बराबर है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। R2 का मान थीटा सी है, तो R1 प्लस थीटा सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए के। तो यहाँ से बेटा आप R1 का मान दिन दहाड़े बड़ी दोपहरी उठवा सकते हैं, कितना, ए माइनस थीटा सी, ए माइनस R1 का मान। अब यहाँ पर अपन स्नेल्स लॉ भी चिपका सकते हैं, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ चिपकाएं तो 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ R1, साइन ऑफ। देखो घबराना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, जो कैलकुलेशन आएगी देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, डरते नहीं है, डरते नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, हिंदी मीडियम के चीते होते हैं, किसी से ना डरें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए I1 का मान, I1 का मान। और देखना कि यहाँ पर क्या क्या नहीं है, म्यू नहीं है, ए के पदों में आंसर है, ए के पदों में आंसर है, म्यू नहीं है, थीटा सी भी यहाँ नहीं है। तो कभी अगर अपन को म्यू मिले, थीटा सी मिले, तो हम उसको गायब करवा, ठीक है। I1 तो इसमें आ रही है, I1 इसमें आ रही है, हम I1 का मान यहाँ से निकलवा सकते हैं, लेकिन हमें म्यू को गायब करना है पहले, और R1 को भी गायब करना है, क्योंकि आंसर म्यू और R1 के पदों में नहीं। तो हम क्या लिखेगा, साइन I1, क्योंकि साइन को तो हम कभी भी हटा देंगे तो साइन इनवर्स ले लेंगे। तो म्यू का मान क्या लिखें, तो म्यू का मान लिख लेंगे बेटा 1 थीटा, 1 साइन थीटा सी, 1 ये म्यू है, 1 साइन थीटा सी हो गया। R1 को क्या लिखोगे सर, ये R1 को लिखेंगे साइन R1, R1 की जगह क्या लिख लोगे,
R1 की जगह ए माइनस हमें थीटा सी को भी गायब करना पड़ेगा। देखेंगे कैसे होगा थीटा सी गायब। कुछ जुगाड़, कुछ तिकड़म, कुछ तो करेंगे, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है अपनी। तो यहां से देखो बेटा, साइन आई वन इज इक्वल टू ऊपर साइन ए माइनस, तो इस सूत्र लगा दें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन डिवाइडेड बाय कद्दू नहीं साइन थीटा, कद्दू भुइयां नहीं खेल। अब क्या करें, फंस गए। क्या करें भाई साहब, हम तो फंस गए। तो इधर से इनको हम अलग अलग भाग दें तो इस, थोड़ा और देखो किन पदों में। अच्छा, साइन थीटा सी को इधर से गायब करवा दिया, यहां से गायब करवा दिया साइन थीटा सी को, उधर से कॉस ए बचा है सिर्फ। ओ, 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 ओ। तो बेटा नीचे साइन थीटा सी था, म्यू म्यू अपॉन साइन थीटा सी कॉसेक थीटा सी। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगी। तो अलग अलग भाग अगर हम दे तो देखते हैं क्या मिलेगा। साइन आई वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या मिलेगा, साइन ए और इसको भाग दो तो कॉट थीटा सी माइनस इधर भाग दो तो कॉस ए, इधर भाग दो तो कॉस ए मिलेगा। अब कॉट थीटा सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा सी की जगह अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई वन लिखो पहले, तो साइन ए हो गया बेटा कॉट थीटा सी तो 1/tan θ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार, आधार कितना होगा यहाँ पर, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं है। रिजल्ट किसके पदों में, कॉस के पदों में। बस एलिमिनेशन है बेटा। म्यू यू में कुछ छोड़ा हूँ क्या, लग रहा है मैंने कोई, म्यू म्यू कमान कॉट थीटा सी कि म्यू के पदों में आंसर नहीं है ना, हमें म्यू नहीं, म्यू वैसे तो हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें म्यू में आंसर नहीं चाहिए। हमें आंसर म्यू के पदों में नहीं चाहिए, थीटा सी के पदों में नहीं चाहिए। म्यू के पदों में आंसर होता तो अपन कॉट थीटा सी का मान यहाँ से निकाल सकते थे रिजल्ट से। क्या करोगे अब अमित, क्या करोगे, यूं ही बना रहने दे, क्या बना रहने दे, सी साइन ए तो ठीक है, ये भी ठीक, ये वाला पद फंस रहा है, ये वाला पद फंस रहा है, 2 cos² a/2 - 1, 2 cos² a/2 - 1, ये कहाँ से है पद का, एक बार देखना, मैंने कोई कैलकुलेट, ये साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू R1 + R2 R1 का वैल्यू कितना, ए माइनस थीटा सी, तो साइन आई वन इज इक्वल टू 1/sin थीटा सी, 1/sin थीटा सी थीटा सी की जगह अपन क्या लिख सकते, चलो इसको कॉट को इधर डिवाइड कर दिए,
इसको अभी 1/म्यू म्यू ही बना रहने दो, की जगह ये मत लिखो, इसकी जगह अभी इतना ही रहने दो। अब देखो साइन I1 इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 की जगह a माइनस थीटा सी। तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू, हम लिख सकते हैं साइन a कॉस थीटा सी माइनस कॉस a साइन थीटा। हाँ ठीक है भाई। तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू, यहां बाहर ही बना रहने दो, साइन ए और कॉस थीटा सी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ए और ये साइन थीटा तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, साइन थीटा सी की जगह 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस कॉस ए और साइन थीटा सी की जगह 1 बाय म्यू लिखो, तो वही हो। तो साइन I1 इज इक्वल टू, इसमें से देखो इधर म्यू आ गया, इधर साइन ए आ गया, और अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इसमें से बाहर म्यू आ जाएगा माइनस कॉस ए, बाहर आ गया बेटा 1 बाय म्यू। तो ये म्यू से म्यू कैंसिल आउट, म्यू से म्यू कैंसिल आउट। अब ये ऊपर वाला म्यू बचा है, हमें इसको भी गायब करना है, ऊपर वाला हमें म्यू बचा है उसको भी गायब करना है। तो म्यू का मान अपन दिए गए केस के लिए निकाले थे, है ना, म्यू का मान यहां से उठा लेंगे, है ना, इस वाले को, तो ये ऑप्शन आया था ना। अब वर्तनांक और प्रिज्म कोण में संबंध ऐसा ऐसा है, बिल्कुल भाई उठा सकते हैं यहाँ पर अपन का मान। तब हम म्यू वही वाला यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर भी कर सकते थे बेटा, वहां से भी जो मैंने मिटाया ना, वहां से भी कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो आंसर तो अपना कहीं भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। अब म्यू और R1 के पदों में नहीं है, तो हमने पहले किसको गायब किया, R1 को गायब किया, म्यू चल रहा है, म्यू को हमने गायब करने की कोशिश की। आपका अपना तरीका हो सकता था म्यू को गायब करने का, ठीक है। तो म्यू 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 गया, और अब देखो बेटा यहाँ पर साइन I1 इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ए, ठीक है मास्टर। अब अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू की वैल्यू ये रही बेटा, म्यू की वैल्यू यहां से, म्यू की वैल्यू देखना, म्यू की वैल्यू यहां पर है कितना, म्यू इज इक्वल टू 2 cos a/2, म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 cos a/2, बस म्यू की वैल्यू पुट कर दो, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं म्यू की वैल्यू 2 cos a/2। तो साइन ए अंडर द रूट म्यू की जगह 2 cos a/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए। अब होल स्क्वायर है बेटा, क्या है इसका, होल स्क्वायर। तो साइन I1 इज इक्वल टू साइन ए अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर इंटू a/2 माइनस 1 इंटू कॉस। तो I1 का मान मिलेगा साइन साइन ए रूट के अंदर 4 cos, नहीं पहले इसको इधर भेजो, तो साइन इनवर्स, अब बवाल है, साइन ए का दिमाग 4 cos स्क्वायर
a/2 -1 फिर माइनस कॉस, साइन इनवर्स सभी का है, चेक कर लो, चेक कर लो कहाँ गया, साइन इनवर्स साइन ए 4 cos स्क्वायर a/2 -1 इंटू कॉस ए। तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कि हमें म्यू गायब करना है, r1 गायब करना है, थीटा सी गायब करना है, सब कुछ गायब करना है, बस आंसर ए के पदों में बताना है। इसके पदों में भैया ए के पदों में। तो बेटा इक्वेशन यहाँ तक थी, अब इसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन, इसके बाद सिर्फ इधर भी कुछ नहीं किया, बस इधर ही एलिमिनेशन। अच्छा अभी फिलहाल मुझे ये तरीका सूझा, इससे आसान भी कोई तरीका हो सकता हो, इससे आसान भी कोई तरीका बिल्कुल हो सकता हो। आप यहाँ साइन इनवर्स थीटा सी ना लिख के सीधा कॉस का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं बता, हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो यही है, तो जितना सोचते हैं उतना दिमाग बढ़ता है और उतना दिमाग ज़्यादा काम करता है। हमारे पास इक्वेशन सिर्फ ये है कि साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू, R1 की जगह अपन ने क्या लिखा, साइन, ये तो लिखना ही पड़ेगा a माइनस थीटा, तो साइन I1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा। अब कॉस थीटा सी की वैल्यू आप यहाँ से उठवा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो हमारे पास साइन थीटा सी कितना है, साइन थीटा सी है 1/म्यू, तो कॉस थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लंब है, एक कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग -1/म्यू, ये कॉस थीटा सी की वैल्यू हो गई। तो साइन I1 बात लगभग वही है, म्यू साइन ए माइनस अंडर द रूट म्यू स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस कॉस ए, और साइन थीटा सी की जगह हम 1/म्यू पहले से, ठीक है। अब म्यू 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 कॉमन आके कट गया, म्यू 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 कॉमन आके कट गया, तो यहाँ से आपको मिला साइन I1 इज इक्वल टू, साइन ए तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आ गया, लेकिन इन्होंने फिर म्यू को भी गायब किया, तो इस म्यू की जगह, ये तो कट गया, ये जो म्यू अंदर फंस रहा है, इसकी जगह लिखेंगे 2 cos a/2, 2 cos a/2 का होल स्क्वायर -1, साइन को उधर भेज, तो ऐसे भी कर सकते, ठीक है। हम ऑलरेडी म्यू का मान निकाल चुके हैं, कितना, 2 cos a/, ये कब निकाला था, इन ऑप्शन 2, ठीक है। दिखवाऊं, कहाँ लिखा है, दिखवाऊं, तो मैंने पहले ही कहा था भाई कि बस कैलकुलेशन हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही। अगला सवाल आपकी आपकी खुद की स्क्रीन पे है भाई, खुद की स्क्रीन कर दो। एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक n बराबर 1.6 वाले माध्यम में प्रगामी है, यह प्रकाश कांच की परतों के समूह पर निचली सतह से थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कांचों के अंतरापृष्ठ समांतर हैं, विभिन्न कांच परतों के अपवर्तनांक nm बराबर n माइनस m इंटू डेल्टा n के क्रम में, ठीक है। m स्तर का अपवर्तनांक nm है तथा डेल्टा n का मान 0.1 है। प्रकाश किरण m-1 वे से m वे स्तर की पृष्ठ के समांतर दिशा में दाईं ओर बाहर निकलती है, तो m का मान क्या है, देखो प्रकाश कण यहाँ से घुसी और यहाँ पर इस सतह पर ये m-1 भी सतह है, m भी सतह है इस सतह पर, तो
इस सतह पर बाहर गई स्पर्शी, तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसको होना चाहिए थीटा सी, थीटा सी। और यहाँ का अपवर्तनांक अपन देखें, इस लेयर का अपवर्तनांक, तो इस लेयर का अपवर्तनांक म्यू अपन कहें है या एन कहा गया, तो एन एम इज इक्वल टू कितना हो गया एन माइनस एम इंटू डेल्टा एन। ठीक है, एम बी सतह, ये एम बी सतह है, तो एम बी सतह का अपवर्तनांक बेटा ये है, ये एम बी सतह का अपवर्तनांक। अब देखो आप स्नेल्स लॉ ना प्रारंभिक और अंतिम जगह लगा सकते हो सीधे डायरेक्ट। स्नेल्स लॉ कहाँ लगा सकते हो, प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ के बीच डायरेक्ट लगा सकते हो। तो बेटा हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखें, तो यहाँ पर तो क्या है अपवर्तनांक भैया एन, एन का मान कितना दिया 1.6। ऊपर जाने पर अपवर्तनांक घट रहा है। अपवर्तनांक घटना ही चाहिए, क्योंकि जब अपवर्तनांक घटेगा तभी प्रकाश कण अभिलंब से दूर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फैल के चलती, अभिलंब से दूर भागती। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n इंटू साइन सीधे इस और इस सतह के बीच में, यहाँ और यहाँ सीधा, ये इधर इधर से घुसी किरण, यहाँ पर ये आपतित, ये निर्गत, आपतित निर्गत, बीच में कुछ हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन सीधे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं पहली और आखिरी सतह के बीच में साइन थीटा। और यहाँ का अपवर्तनांक कितना एन एम इंटू साइन 90। एन बेचारे तुम्हारा मान कितना है, तो एन का मान कितना 1.6, 1.6। थीटा, थीटा का मान 30, साइन 30 का मान हो गया 1/2 ना। थीटा बराबर आपको दिया गया 30 डिग्री। तो ए एन माइनस एन की वैल्यू कितनी है, ए हो गया एन, एम की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस है, तो एन की वैल्यू 1.6 है माइनस एम, और एम तो मेरा मान कितना है एम, सब बुरा है, एम का मान ही तो ज्ञात करना है, डेल्टा एन का मान 0.1 है, 0.1। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 माइनस एम इंटू 0.1, साइन 90 की वैल्यू मेरे गांव में होती है 0.8 आ गया। ठीक है मास्टर, 0 आ गया, ये 1.6 माइनस एम इंटू 0.1, इसको इधर लेके आओ, फिर माइनस का 0.8 इज इक्वल टू माइनस एम, ए कैंसिल आउट हो गया, दशमलव से दशमलव उड़ी बाबा, एम का मान कितना है 8। तो देखो ये भी सवाल उतने ही मार्क्स का है जितना कि पिछला सवाल था, नंबर का पिछला सवाल था, लेकिन इसमें आंसर जल्दी आ गया। तो ऐसा नहीं कि सभी सवालों में टाइम लगता है, सभी सवालों में ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्वेश्चन इजी लेवल के भी होते हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल के होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। मैं मेंस जैसा नहीं कहूँगा इसमें कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन एडवांस में लिटरली डिफिकल्ट आते हैं, और इतने डिफिकल्ट आते हैं कि अगर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि 4 मास्टर या हम कहें 4 कोचिंग अलग अलग आंसर देती हैं एक ही सवाल का, कि नहीं इस हिसाब से ये होना चाहिए, उस हिसाब से वो होना चाहिए, उस हिसाब से वो होना चाहिए। IT वाले अलग आंसर दे देते कि नहीं इस हिसाब से ये होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भाई सब गलत, इस क्वेश्चन को ही बोनस करो। IT वालों को कई बार बोनस करने पड़ जाता है सवाल, ठीक है, या एक सवाल के 2 आंसर देने पड़ जाते हैं, सिंगल चॉइस में 2 आंसर देने पड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जिसने दोनों में से कोई भी टिक। तो अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं, होते हैं, आसान सवाल भी होते हैं, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन के सामने था। चलिए दो आगे बढ़ते हैं। सवाल, सूर्य का प्रकाश जिसकी तीव्रता इतना है एक पतले उत्तल लेंस पर लंबवत आपतित होता है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा होने वाली प्रकाश की ऊर्जा की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि लेंस का द्वारक माप उसकी फोकस दूरी से बहुत कम है, तो लेंस के दूसरी ओर 22 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश की औसत तीव्रता क्या होगी। ठीक है, लंबवत आपतित हो, समझना। ठीक है, ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बस सवाल पढ़ के समझ लो कि इन क्या है,
सवाल पढ़ के समझ लो भैया कि बस सीन क्या है। सीन ऐसा है, एक हमारे पास लेंस है, द्वारक कम है, मतलब द्वारक कम इसलिए बोला जाता है या इसलिए रखते हैं ताकि किरणें अपन कैसी मान सकें, पराक्षीय। किरणें कैसी मानी जा सके बेटा, पराक्षीय। क्योंकि अपन जो भी सूत्र पढ़ते हैं लेंस के लिए, गोलीय सतह के लिए, वो सिर्फ पराक्षीय किरणों के लिए पढ़ते हैं जो मुख्य अक्ष के बहुत पास होती। अदरवाइज तो दर्पण के लिए अपन F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, F इक्वल टू R/2 कहते हैं। तो यही सूत्र गलत हो जाता है, कब? जब किरणें पराक्षीय ना हो तब। समझ रहे हो? याद है कि अगर किरणें पराक्षीय नहीं हो तो मैंने फोकस दूरी का सूत्र क्या बताया था, R-R/2 cos थीटा। समझ रहा? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस पर लंबवत आ रही हैं, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये कहां पर मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी? फोकस। फोकस कितने सेंटीमीटर पर है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी इसकी 20 सेंटीमीटर दी गई। तो लेंस द्वारा होने वाली प्रकाश ऊर्जा की क्षय की उपेक्षा कीजिए। मान लीजिए लेंस के द्वारा की माप बहुत कम है, लेंस के दूसरी तरफ 22 सेंटीमीटर, आपको बात करना है 22 सेंटीमीटर पर। तो देखो बेटा, ये प्रकाश कण यहाँ से आई 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 22 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा। ये प्रकाश कण यहाँ से आई 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 आई, है ना, ये आगे जाएंगे। यहाँ पर अपन को लेंस की तीव्रता दे, दूरी कितनी हो जाएगी? ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुल दूरी कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ पर तीव्रता बतानी है। तो देखो, शक्ति तो नियत होगी, यहां पर जो शक्ति होगी, पावर। लेंस कोई क्या कहा जाता है? लेंस द्वारा होने वाली प्रकाश की ऊर्जा की क्षय की उपेक्षा कीजिए। मतलब लेंस कोई ऊर्जा का क्षय नहीं कर रहा है, लेंस की मतलब जो आपतित प्रकाश कण की शक्ति है वो वही रहने वाली है ना, कोई ऊर्जा क्षय नहीं हो रही है समय के साथ। ठीक है, तो हम कहें यहां पर जितनी शक्ति होगी P1, यहां पर भी उतनी शक्ति, वहां पर भी उतनी शक्ति होनी चाहिए। अब शक्ति बराबर अपन क्या लिखते हैं? P बराबर कितना होता है? तीव्रता इंटू क्षेत्रफल, क्योंकि क्या होती है? शक्ति बटे वो क्षेत्रफल जिसमें तीव्रता, सॉरी, तीव्रता बराबर क्या होता है? तीव्रता बराबर होता है शक्ति बटे क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वो क्षेत्रफल जिसमें कि तीव्रता फैली है, अपन सब जानते हैं। तो यहाँ की शक्ति बराबर यहाँ की शक्ति कर दें अपन, तो P1 इज इक्वल टू P। लेंस कोई शक्ति खा नहीं रहा है, कोई ऊर्जा की हानि नहीं कर रहा है, तो जितनी ऊर्जा प्रति सेकंड यहाँ पर आएगी उतनी यहाँ पर मिलेगी। तो देखो भाई, ये 20 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो अपन ऐसे लिखें I1 इंटू A1 इज इक्वल टू I2 इंटू। I1 का मान हमारे पास है 1.3 किलोवाट, किलो, या चलो हमें क्या ऐसे लिख लो, I1 अपॉन I2, I2 अपॉन I1 लिख लो, I2 निकालना है। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, तो ये कितना हो गया? ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, A1 अपॉन A1, मतलब ए वाला एरिया कौन सा है अपना? दिस एरिया इज A1, और इस एरिया को मैं क्या बोल रही हूँ? एरिया को। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है? R1, एरिया लिखना है ना, तो लेंस है तो इसकी त्रिज्या हमने R1 मानी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? R2 की त्रिज्या कितनी? R2। R1 अपॉन R2 अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? कि ये कौन सा त्रिभुज है, मतलब ये दोनों, ये त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज आप कोई भी देख लो, ये वाला त्रिभुज ले लो और ये वाला त्रिभुज, ये कैसे हैं बेटा? समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल। तो हम क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 या इज इक्वल टू ये वाली लंबाई 20 सेंटीमीटर
20 सेंटीमीटर बते 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बते 2 सेंटीमीटर, यो हो गया तो R1/R2 का। तो एरिया अपन क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर और ये पाई R2, पाई से पाई उड़ी बाबा, तो यहाँ से बेटा I2/I1 इज इक्वल टू कितना आया कि R1/R2 का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर को मेरे गांव में लिखा जाता है 100, तो I2 कितना हो गया 100 इंटू I2 इज इक्वल टू 100 इंटू 13 कितने किलो में ही बताना है ना, तो 1.3 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। I2 बेसिकली कितना हो गया 1330, 130 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर, बरोबर ऐसा। तो 130 आंसर आ जाएगा भैया। तो 30, तो इस सवाल में उतना ज़्यादा समय बोला, सब तरीके के, आप भरोसा ना हो तो चेक कर लो, 130 सभी तरीके के सवाल हो। तो चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपना अगला लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है चीज़ों को समझ रहे होगे और ये चीज़ें सीख रहे होगे। एडवांस एग्जाम के लिए भी नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, धैर्य रखना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सवाल का आंसर। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन देख के ऐसा लगता है अरे यार क्या करें, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी वो साइन इनवर्स साइन ए अंडर द रूट ऐसा था, वो ऑप्शन देख के डर लग जाएगा, अइला ये कैसे लाएंगे अपन। लेकिन धैर्य रख के आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कई बार सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हमें भी मतलब ऐसा थोड़ा ना होता कि कोई चीज़ वो थोड़ी ना है कि रटने वाले सब्जेक्ट की रटा है तो लिख दो, इतिहास है रटा है लिख दो, हिंदी है निबंध याद है लिख दो। कई बार हमें सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को हमें गायब करना है तो कैसे करें, तो दिमाग लगाना पड़ता है। घबराना नहीं है, दिमाग लगाओ, रास्ता अपने आप। और आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा आपके परिणाम भी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।